गोवा बीच। गोवा बीच, जहाँ पर सभी लोग के कंसर्ट का अरेंज किया गया था। ऐश्वर्या ने एक वाइट कलर लॉन्ग जैकेट, वाइट शॉर्ट स्कर्ट और उसके ऊपर में पिंक सेट इनर पहन रखा था। ऑल आउट स्वीट ब्लैक कलर के पहने थे और वैसे ही विक्रम ने वाइट एंड ब्लैक मैचिंग आउटफिट पहन रखा हुआ था। उमंग ने एक ब्लू कलर का आउटफिट चुना था, तो वहीं धैर्य ने सबसे अलग ग्रीन कलर का आउटफिट अपने लिए कलेक्ट किया था। सभी लोग माइक पकड़ के स्टेज पर जाते हैं और फिर अपना अपना पोजीशन को ले लेते हैं। विक्रम गाने को शुरू करता है। मिलने हैं मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई। जैसे ही उसका यह पहला सॉन्ग ख़त्म होता है, सभी लोग बहुत जोर से हुंटिंग करते और उसके साथ में ही गाते हैं। उसके बाद ऐश्वर्या गाना शुरू करती है। उसके हिंदी गाने के ख़त्म होते ही विक्रम उसकी तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है। ऐश्वर्या आगे के गाने गाती है। जैसे ही उनका यह पहला सॉन्ग ख़त्म होता है, सभी लोग बहुत जोर से हुंटिंग करते हैं। उनके साथ में ही सब लोग गाना गाते हैं। उसके बाद ऐश्वर्या गाना शुरू करती है। उसके हिंदी गाने ख़त्म होते ही विक्रम उसकी तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है। ऐश्वर्या आगे के गाना गाती है, डोंट फॉर द एस्लीप एट द व्हील। उसके आगे के सभी सॉन्ग ध्वनि गाती हैं, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। उस कंसर्ट में बहुत सारे लोग आए थे जो सभी फुल एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद धैर्य की बारी आती है। वह साथ में ही गिटार भी प्ले कर रहा था, क्योंकि आजकल नींद कम ख्वाब ज़्यादा हैं, लगता खुदा को कोई नेक इरादा है। उमंग उसकी तरफ कूदते हुए आता है और माइक लेके सॉन्ग को आगे बढ़ाकर चेंज कर रिमिक्स मार के गाता है। आँखों से पढ़ के तुझे दिल में मैं लिख दूँ, तू बना गया मेरे जीने की एक वजह। तभी पीछे से कोई और गाते हुए आता है। जब सब लोग उस तरफ देखते हैं तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि इज्जल था। तेरे जज्बातों में महकी सी सांसों में। कुछ देर बाद उन सब का कॉन्सर्ट ख़त्म होता है और जब सभी स्टेज से नीचे आते हैं तो हमेशा की तरह हाथ मिलाते हैं। उमंग सब की तरफ हाथ मिलाते हुए बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक लड़की उसके हाथ को बहुत जोर से काट लेती है। उमंग जब उस तरफ देखता है तो कोई और नहीं संजू थी। उसे देखकर वह अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है तो वह फिर हिलाकर संजू को उठाकर ले जाते हैं। यह देखकर उज्जवल कहता है, अरे तू क्या करने वाला है? उमंग कहता है, आज मैं इसकी सारी होशियारी निकालने वाला हूँ, बहुत हो गया इसको। वहीं दूसरी तरफ धैर्य सब लोगों से हाथ मिलाते हुए जा ही रहा था कि एक लड़की उसके चेहरे को पकड़ लेती है और फिर उसके गाल पर बहुत जोर से किस करके वह काट लेती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर सभी एक साथ जोर से चेयर अप करते हैं। जब सभी वापस पलट के धैर्य की तरफ देखते हैं तो धैर्य गुस्से से कांप रहा था। वह अपनी नज़रें उठाकर उस लड़की की तरफ देखता है तो वह लड़की अपनी आंखें टिमटिमाते हुए मुस्कुरा रही थी और कहती है, हाय मेरी जान। उन दोनों की हरकतें दो जोड़ी आंखें घूर रही होती हैं। धैर्य जब उस लड़की की तरफ देखता है तो वह कोई और नहीं छवि थी, जो अपनी आंखें मटकाते हुए उसे ही देख रही थी।
और उसी ने उसके गाल पर किस किया था। धैर्य गुस्से से कहता है, यह क्या बदतमीजी है। तभी उसके सभी बॉडीगार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं और छवि को भी वहाँ से ले जाते हैं। ऐश्वर्या और उमंग धैर्य को रिलैक्स करवाते हैं और चारों तरफ इशारा करवाते। सभी मीडिया वाले और उनके फैंस सब कुछ देख रहे थे। धैर्य सबकी तरफ देख कर कहता है, आप सब लोग परेशान मत होइए, हमें उसके साथ कुछ नहीं करूँगा, उसे बस मुझसे दूर लेकर गए हैं, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वह जाने लगता है कि पीछे से आवाज़ आती है, तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं है कि अपनों से बड़ों को देखकर भी अनदेखा नहीं किया जाता। जब धैर्य और बाकी सब आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो वहाँ पर और कोई नहीं, आदित्य और विधा खड़े हुए थे। उन दोनों को देखकर धैर्य की आंखें एकदम छोटी हो जाती हैं और वह उसकी तरफ देखकर कहता है, शायद फैमिली मैटर को पब्लिक के सामने अनाउंस करने से अच्छा हम लोग वापस घर चलें, ज़्यादा ही अच्छा होगा। यह कहकर वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है और बाकी सभी भी वैन में जाकर बैठ जाते हैं। उज्जवल धीरे से शौर्य के कान में कहता है, आपको क्या लगता है भाई, और स्काई का प्लान काम करेगा या नहीं? शौर्य कहता है, आज तक वेद का कोई भी प्लान फेल नहीं हुआ है और मुझे पता है यह भी फेल नहीं होगा। चल रिजॉर्ट चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या होने वाला है। कहकर वह भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। रिजॉर्ट। कुछ देर बाद सभी रिजॉर्ट पहुँचते हैं। रिजॉर्ट में वीर और कल्पना पहले से ही मौजूद थे। जब वह लोग आदित्य और विधा को देखते हैं तो कल्पना तो उन दोनों को नहीं पहचान पाती, लेकिन वीर जल्दी से उन्हें गेस करते हुए कहता है, हेलो अंकल, हेलो आंटी, आप लोग यहाँ? आदित्य कहता है, हमें वेद ने कॉल करके बुलाया है। उसने कहा है कि ज़िंदगी में कभी तो अपने बेटे का साथ नहीं दिया है, कम से कम एक छोटी सी कंसर्ट को ही अटेंड कर लो ताकि जो दरारें बीच में आई हैं थोड़ी सी भर सके। उसकी बात सुनकर धैर्य कहता है, आपको क्या लगता है एक छोटे से कंसर्ट को अटेंड कर लेने से मैं आप दोनों को माफ़ कर दूंगा? जो बचपन से मैंने अकेलापन रहा है, क्या आप दोनों उसे एक दिन में मेरी ज़िंदगी में आकर भर सकते हो? कभी नहीं। पीछे से वेद आते हुए कहता है, एक बात याद रखना धैर्य, तुमसे भले ही इन लोगों ने बातें नहीं की, लेकिन ये तुम्हारी आंखों के सामने थे। हम भी तो बचपन से अपने माँ बाप से अलग रहे हैं, हमने तो कभी उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। और दूसरी बात, मैं नहीं कह रहा कि इन्हें माफ़ कर दो, तुम्हारे मॉम डैड हैं, तुम जानो तुम्हें क्या करना है। उसकी बात सुनकर आदित्य कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुमने कहा था धैर्य हमें माफ़ कर देगा। वेद अपनी आंखें छोटी करके कहता है, मैं आपके फैमिली मैटर में बोलने वाला कोई नहीं हूँ और ना मैं बोलूँगा। और दूसरी बात, धैर्य रो रहा था जिस कारण मैंने आपको बुलाया है। उसके बाद थोड़े शांत लहजे में कहता है, एक बात याद रखना, ऐशो आराम पैसे सब कुछ मिल जाते हैं, लेकिन किसी का अपनापन हमें बहुत ही मुश्किल से मिलता है और जो हमारे पास आता है
हमें कभी उसे खुद से दूर नहीं करना चाहिए। मैं चलता हूँ, ओनी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। कहते हुए वह धैर्य के पास जाता है और उसके कान में धीरे से कहता है, इतनी जल्दी माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सताओ, उसके बाद माफ़ कर देना। ओके, कहकर उसके कंधे को थपथपाता है और फिर चला जाता है। धैर्य एक नज़र आदित्य और विधा की तरफ देखता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। आदित्य और विधा एक दूसरे को देखते हैं और अपने कंधे उचकाकर दूसरे कमरे की तरफ चले जाते हैं। हॉस्पिटल। वेद जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वह सीधा ओनी के वार्ड की तरफ चला जाता है। वह देखता है ओनी एक मैगनीज लेकर उसे उलट पुलट कर ही देख रही थी। वेद वहाँ पर बैठी नर्स की तरफ देखकर कहता है, यहाँ पर जो लड़की थी वह कहाँ गई? नर्स कहती है, वह मैडम तो अपने लिए कॉफ़ी लेने गई हैं। वेद कहता है, इसने दवाई खाई? उसके सवाल को सुनकर ओनी अपनी आंखें टेढ़ी करके उसे देखती है और फिर वापस मैगजीन अपने चेहरे के सामने ले आती है। नर्स कहती है, यस सर, मैंने इन्हें मेडिसिन दे दी है, लेकिन रात का खाने के बाद खाने वाला बाकी है। वेद कहता है, ठीक है, खाना लेकर आओ और इन्हें खिला दो, मैं यहीं पर हूँ। उसकी बात सुनकर ओनी चिल्लाकर कहती है, नर्स मुझे भूख नहीं है और मैं नहीं खाना चाहती हूँ। मुझे आप दवाई दे दीजिए, मैं खा लूँगी। उसकी बात सुनकर नर्स वेद की तरफ देखती है तो वेद कहता है, खाना लेकर आओ। नर्स हाँ में सिर हिलाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद नर्स खाने की प्लेट लेकर आती है तो वेद कहता है, इसे खिला दो। ओनी अपना मुंह फुलाकर उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है, मुझे नहीं खाना। वेद शालीनता के साथ कहता है, तो क्या खाना है तुम्हें? ओनी कहती है, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट पूरा भरा हुआ है। देखो, यह कहकर वह अपने पेट को दिखाती है। वेद कहता है, मेडिसिन खाने के लिए तुम्हारा खाना खाना ज़रूरी है, इसलिए नखरे करना बंद करो और चुपचाप से खाना खाकर दवाई खाकर सो जाओ। मैं यहाँ पर दिन भर तुम्हारी हरकतें झेलने के लिए नहीं बैठा रहूँगा। उसकी बात सुनकर ओनी एकदम गुस्से से कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने तुमसे नहीं कहा यहाँ पर आने के लिए। चले जाओ यहाँ से। तान्या है मेरी देखभाल करने के लिए। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ़ है तो क्यों आए हो यहाँ पर? गए थे ना, चले जाओ फिर से। वेद उसकी तरफ 2 मिनट देखता है, उसके बाद अपनी जगह से खड़ा होकर नर्स के हाथों से वह प्लेट ले लेता है और कहता है, तुम जाओ, मैं इसे दवाई खिला दूँगा। नर्स मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुनकर ओनी कहती है, तुम्हें क्या लगता है इसे भेजने के बाद तुम ज़बरदस्ती मुझे खाना खिला लोगे? वेद एक गहरी सांस लेता है और बेड के पास लगे टेबल पर बैठ जाता है और चम्मच में खिचड़ी का निवाला डालते हुए कहता है, मुंह खोलो। ओनी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वेद फिर से कहता है, मैं कह रहा हूँ, मुंह खोलो। ओनी रोते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है,
तुम हमेशा ऐसे ही हर काम पर ज़बरदस्ती करते हो। वेद कहता है, मुंह खोलो। ऑनी रोते हुए अपना मुंह खोल देती है तो वेद उसे खिचड़ी खिला देता है। ऑनी रोते हुए ही सारा खाना ख़त्म कर लेती है। वेद उसे दवाई देता है और लाइट बंद कर वापस सोफे की तरफ जाने लगता है तो ऑनी उसके हाथों को पकड़कर कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वेद बिना उसकी तरफ देखे कहता है, तुम्हें ही आज़ादी चाहिए थी, मैंने तुम्हें दे दी। ऑनी गुस्से से चिल्लाकर कहती है, आज़ादी दे दी मुझे, इस्तेमाल करने के बाद तुम मुझे कचरे की तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक रहे हो और तुम कहते हो कि तुमने मुझे आज़ादी दे दी। यह काम तुमने पहले क्यों नहीं किया? जब मेरे जिस्म में तुम्हारी चाहत भर गई तो तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक रहे हो। क्या बात है मिस्टर राठौर? फिर रोते हुए कहती है, सही कहते हैं सब लोग, अमीर बाप के बेटे ऐसे ही होते हैं। लड़कियां कपड़ों की तरह बदलते हैं, तुम भी वैसे ही हो। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, बहुत। कहते हुए वह उसके हाथ को झटक देती है। वेद पलटता है और उसे बेड पर प्रेस करते हुए कहता है, बाकी लड़कों से मुझे कंपेयर कभी मत करना, क्योंकि मैं बाकी लड़कों से नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर ऑनी कटाक्ष करते हुए कहती है, तुम बाकी लड़कों से भी बुज़दिल और गए गुजरे हो। लेकिन एक बात तुम याद रखना मिस्टर राठौर, मैं इतनी आसानी से तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं जाने वाली हूँ। तुमने तुम्हारी मर्जी से मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में लाया था ना? अब देखना, मैं जाऊंगी भी तो अपनी मर्जी से। अब मैं तुम्हारी गले का वह फांसी का फंदा बनूंगी जो चाह कर भी तुम्हारे गले से नहीं निकलेगी। वेद अपने शब्दों को चबाते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं उस फंदे को ही जला दूंगा। फिलहाल के लिए तुम सो जाओ। ऑनी उसकी तरफ नम आँखों से देखती है और उसके कमर पर अपने हाथ लपेट लेती है। वेद उसके सिर को सहलाता है और फिर उसके माथे पर किस करके उसे धीरे से कहता है, सो जाओ। लेकिन ऑनी उसे नहीं छोड़ती तो वेद उसे बेड पर लेटा देता है और खुद भी बेड पर लेट जाता है। ऑनी रोते हुए उसके सीने पर अपना सिर रख लेती है तो वेद उसके सिर को सहलाता है और उसके गले लग लेता है। ऑनी धीरे से कहती है, क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? वेद उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, तुम भी तो यही चाहती थी ना? अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती तो तुम्हें मुझ पर इतना यकीन होता कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हें हमेशा मेरा गुस्सा, मेरा टॉर्चर करना याद रहता है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा पोजेसिवनेस, दूसरों से लड़ जाना और तुम्हारी हर एक बात को मानना, यह याद नहीं रहा। तुम्हें पता है मैं आज तक किसी लड़की के पीछे नहीं भागा हूँ, लेकिन तुम वह पहली लड़की हो जिस पर मैं मरता हूँ। खैर, यह सब बातें छोड़ो, पुरानी हो चुकी हैं। अब नई ज़िंदगी के बारे में सोचो, सो जाओ। ऑनी उसे और कस के गले लगाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वेद कहता है, हम कल बात करेंगे इस बारे में, अभी के लिए तुम सो जाओ।
उसकी बात सुनकर अवनी सिसकते हुए सो जाती है। रात काफ़ी हो चुकी थी। वेद को भी जल्दी से नींद आ जाती है।